और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा कांग्रेस एमएलए के अपना मुंह काला करवाने की भी है। यूपी के अयोध्या में रामलला के लिए राजस्थान से गाय का करीब 600 किलो घी लाया गया। इसका इस्तेमाल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होगा। ये घी गर्भगृह में अखंड ज्योति के भी काम आएगा। इस 108 कलश में 5 बैलगाड़ियों से जोधपुर से अयोध्या लाया गया। कहा जा रहा है कि ये घी 9 वर्षों से इकट्ठा किया जा रहा था, यानी तब से जब राम मंदिर महज सपना था। तमिलनाडु में हुई भारी बारिश के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हवाई सर्वे किया। इसमें चेन्नई समेत कई इलाके अभी भी पानी में डूबे नजर आए। इस दौरान हर इमारत के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अपने दौरे में राजनाथ ने सीएम स्टालिन और दूसरे अधिकारियों के साथ एक बैठक की। वहीं इस बीच स्टालिन ने चेन्नई में प्रभावितों को मदद भी बांटी, उन्हें खाने पीने समेत कई चीजें दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने भोपाल में राजभवन के सामने अपना मुंह थोड़ा काला करवाया। इस दौरान वहां पार्टी नेता दिग्विजय सिंह और उनके कई समर्थक भी मौजूद रहे। बरैया जैसे ही अपना मुंह काला करने वाले थे, उससे पहले ही दिग्विजय ने उन्हें रोक दिया। फिर बरैया को काला टीका लगाया। उसके बाद समर्थकों ने गालों पर गुलाल की तरह काले खिलकाए। असल में विधानसभा चुनाव में उन्होंने राज्य में बीजेपी की काफी कम सीटें आने का दावा किया था और कहा था कि अगर बीजेपी की 50 सीटें भी आ जाती हैं तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा ने एक फकीर से चप्पल खाने का वीडियो वायरल होने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह श्रद्धा की बात थी। असल में पारस सकलेचा का ये वीडियो चुनाव नतीजों से पहले का था। उन्हें यकीन था कि फकीर से चप्पल खाकर वो रतलाम सीट जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा करवाया। लेकिन 3 दिसंबर को आए नतीजों में उनका फकीर से चप्पल खाने का टोटका काम नहीं आया। पारस सकलेचा को बीजेपी के मौजूदा विधायक चैतन्य कश्यप ने करीब 60,000 वोटों से हरा दिया था। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर और एस श्रीसंत के बीच मैच के दौरान बहस हो गई। यह मामला सूरत में लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के एलिमिनेटर मुकाबले का है। इस दौरान कुछ क्रिकेटरों और अंपायर ने बीच बचाव की कोशिश भी की। वहीं श्रीसंत ने गंभीर पर उन्हें उकसाने और भद्दे शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इसके अलावा श्रीसंत ने कहा कि गंभीर हमेशा हर किसी से लड़ते रहते हैं और सहवाग समेत दूसरे सीनियर्स का सम्मान नहीं करते। वहीं इस बीच गंभीर ने भी एक पोस्ट शेयर करते हुए ये जाहिर करने की कोशिश की कि उनकी इस मामले में कोई गलती नहीं थी। गंभीर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जब पूरी दुनिया अटेंशन पाना चाहे तो आप मुस्कुराओ। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर फर्जी सिम से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए साइबर क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। फर्जी सिम की वजह से अपराधियों का पता नहीं चल पाता और उन्हें पकड़ने में पुलिस को मुश्किल आती है। हालांकि सिम कार्ड लेने के नियम सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपराधी भी फर्जी सिम हासिल करने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। आपकी आईडी यानी कि आपकी पहचान कहीं साइबर क्रिमिनल्स के लिए वरदान ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। एक फोन आता है। फोन करने वाला घर बैठे लाखों की कमाई का जबरदस्त ऑफर देता है या फिर ये कहते हुए डराता है कि आपका एटीएम या क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है। इसके बाद फोन पर एक लिंक आता है जिसे क्लिक करते ही खेल हो जाता है। खाते में रखी रकम हवा हो जाती है। मामला पुलिस के पास जाता है, लेकिन पता चलता है कि जिस नंबर से फोन आया था वो फर्जी है, यानी सिम किसी और के नाम का है, गुनाह किसी और ने किया है। ज्यादातर मामलों में साइबर ठगी फर्जी सिम के जरिए ही अंजाम दी जाती है और इसीलिए साइबर क्रिमिनल को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हैरत की बात नहीं कि जिस तेजी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से फर्जी सिम मुहैया कराने का गोरख धंधा भी परवान चढ़ रहा है। हालांकि पुलिस मुस्तैद है और कुछ दिन पहले दिल्ली के करीब गुरुग्राम में पुलिस ने फर्जी सिम मुहैया कराने वाले एक बड़े गैंग को धर दबोचा। अगर साइबर क्राइम से बचना है तो फर्जी सिम के गैर कानूनी धंधे को समझना जरूरी है।
हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुरुग्राम में फर्जी सिम का धंधा कैसे फल फूल रहा था। पुलिस के मुताबिक साइबर क्राइम से जुड़े आरोपी मजदूर वर्ग के लोगों को लालच देते थे। वो मजदूरों से आधार कार्ड या राशन कार्ड लेते थे और एवज में 1000-2000 रुपए दिए जाते थे। इस तरह असली आईडी पर फर्जी सिम हासिल करके उनका इस्तेमाल साइबर क्राइम में किया जा रहा था। किसी का आधार कार्ड मॉर्फ करके गलत आधार कार्ड पे सिम जारी करवा लेना, या मान लीजिए कोई जेन्युइन व्यक्ति अपना सिम खरीदने जा रहा है, अगर आपको बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है तो एक बार की बजाय 2 बार बायोमेट्रिक लगवा के सिम निकलवा लेना, या किसी मजदूर वर्ग के व्यक्ति इसका आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ जेन्युइन है उस पे सिम जारी करवा के उससे सिम खरीद लेना और उसको आगे बेच देना। ये कुछ आम व्यक्ति होते हैं जो कुछ कम अमाउंट के प्रलोभन के कारण इस तरह के अपराध में जुड़ जाते हैं और उनको लगता है कि मतलब दिस इज अ वे ऑफ गेटिंग क्विक मनी, जो इजी मनी जिसे कहते हैं कि भाई आपको 100-200 रुपए का सिम अगर खरीदना पड़ेगा और किसी अपराधी को आगे बेचेंगे तो 1000 रुपए का बिक जाएगा, 2000 रुपए का बिक जाएगा। इस तरह के जो लोग हैं वो इस कारोबार में जुड़ जाते हैं। असल में गुरुग्राम पुलिस को टेलीकॉम कंपनियों से पता चला कि एक खास इलाके में जरूरत से ज्यादा सिम कार्ड की बिक्री हो रही है। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि कुछ लोग दूसरों की आईडी प्रूफ से सिम खरीद रहे हैं और उसका इस्तेमाल अपराध के लिए किया जा रहा है। जिनके नाम पर सिम लिया गया था, पुलिस पहले उनके पास पहुंची और उसके बाद 76 आरोपियों को धर दबोचा। आगे वो जिसको बेचते हैं हम ना सिर्फ उसको पकड़ते हैं बट आगे जिसको बेचा जा रहा है, क्योंकि असली उपभोक्ता तो उस अपराध का वो है, तो हम उस पे भी पूरी मतलब प्रहार करते हैं, पूरा चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वो अपराध को आगे ना ले जा पाए। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह या ऐसे कुछ ग्रुप बने होते हैं, हम उनमें भी जाकर चेक करते हैं कि भाई ऐसे कौन लोग हैं जो इसको ऑर्गेनाइज्ड स्केल पे चला रहे हैं। इस तरह दूसरों की आईडी से 100-200 रुपए में सिम लेकर लाखों करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया जाता है। ठगी को अंजाम देने के बाद अपराधी पुलिस की पकड़ में भी नहीं आते। गुरुग्राम पुलिस ने टेलीकॉम कंपनियों से मिलकर हजारों ऐसे फर्जी सिम कार्ड को ब्लॉक करवाया जिसका इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुमकिन है कि ऐसे कई सिम का इस्तेमाल जामताड़ा या मेवात इलाकों में एक्टिव साइबर अपराधियों द्वारा भी किया गया हो। सूचना का प्रयोग करते हुए, टेक्निकल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए हम उन अपराधियों तक भी पहुंचे जो इस सिम को इस्तेमाल करके अपराध करना चाह रहे थे और हमने उनको भी पकड़ा। फर्जी सिम और साइबर क्राइम के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस का अभियान जारी है। देश के दूसरे राज्यों और इलाकों में भी पुलिस की नजर सिम के इस गोरख धंधे पर है, क्योंकि साइबर क्राइम का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। एनसीआरबी के नए आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में साइबर क्राइम के 65,893 मामले देश भर में दर्ज किए गए, जबकि साल 2021 में 52,974 मामले दर्ज किए गए थे। इस तरह एक साल के दौरान साइबर अपराध में 24.4% की वृद्धि हुई है। इनमें करीब 65% यानी 42,710 मामले धोखाधड़ी के हैं, जबकि 3,648 मामले जबरन उगाही के हैं। दिल्ली में साइबर अपराध के मामले 2021 में 345 की तुलना में 2022 में 685 यानी दोगुने हो गए हैं, जबकि मुंबई में 64% की बढ़ोतरी हुई है। 2021 में साइबर क्राइम के 2,883 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2022 में आंकड़ा 4,724 हो गया। कहने की जरूरत नहीं कि अब साइबर क्राइम बड़ी चुनौती बन चुका है, जिससे निपटने के लिए पुलिस पूरी ताकत से जुटी है। सरकार ने भी जरूरी कदम उठाए हैं, जैसे अब सिम कार्ड बेचने वाले सभी डीलरों का रजिस्ट्रेशन और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। थोक में सिम कार्ड बेचने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा एक आईडी कार्ड पर सीमित संख्या में ही सिम कार्ड जारी होंगे और नए साल से सिम खरीदने पर सिर्फ डिजिटल केवाईसी होगी। उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे सख्त नियमों से फर्जी सिम पर लगाम लगेगी। फिर भी जरूरी है कि आप अपने आसपास हो रहे फर्जी सिम के गोरख धंधे को लेकर सावधान रहें और हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फर्जी सिम से साइबर क्राइम को कैसे अंजाम दिया जाता है और इसे रोकने का तरीका क्या है, ये बता रहे हैं साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे। कोई भी साइबर क्राइम बिना इन 2 चीजों के नहीं हो सकता। क्रिमिनल को चाहिए होता है एक सिम कार्ड और दूसरा बैंक अकाउंट, और ये दोनों चीजें बिना केवाईसी के नहीं मिल सकती। इसके बावजूद जब कोई क्राइम होता है और हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता पड़ता है कि व्यक्ति का जो
सिम कार्ड है वो एनोनिमस है, वो किसी ऐसे के नाम पर जिसको पता ही नहीं कि उसके नाम पर कोई सिम कार्ड चल रहा है। बैंक अकाउंट किसी ऐसे के नाम पर है जिसको पता ही नहीं कि उसके नाम पर बैंक अकाउंट चल रहा है। तो ऐसा कैसे होता है? और हजारों लाखों की संख्या। और इसी परिप्रेक्ष्य से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पता पड़ा कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बैंक अकाउंट और सिम कार्ड इश्यू हो रहे हैं और इन क्रिमिनल्स को सप्लाई हो रहे हैं। और ये पूरा ऑर्गेनाइज रैकेट है। कई सारे तरीके हैं। एक तो ये ल्योर करते हैं मजदूरों को, जो भी माइग्रेटेड मजदूर हैं, कि आप सिम कार्ड दीजिए, 1000 रुपए ले जाइए। ये सिम कार्ड, आधार कार्ड दिखा के 100-200 रुपए में मिल जाता है। उसके बाद मजदूर उसको 1000 रुपए में बेच देता है। और क्रिमिनल जब अपना काम कर लेता है 2 हफ्ते के बाद सिम कार्ड बंद भी कर देता है। तो इस तरीके से ये रैकेट चलता रहता है। बिना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हुए हमें वेरीफाई करने का सिस्टम होना चाहिए कि इस बैंक अकाउंट से लिंक जो नंबर है या जो व्यक्ति है वो वही है या नहीं है। और ये पॉसिबिलिटीज है, टेक्नोलॉजिकली ये पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से सरकार को इस डायरेक्शन में इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट करने होंगे। थोड़ा बैंक्स को अपडेट करना होगा और सेम चीज आपको टेलीकॉम ऑपरेटर को करनी होगी, क्योंकि वहां पे भी जो केवाईसी के फ्लॉ है उसी की वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं। जब तक ये फ्रेमवर्क नहीं इंप्लीमेंट होगा, ये साइबर क्राइम रोकना बहुत मुश्किल है। तेलंगाना में नई सरकार ने संभाली कमान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। चीन में जो रहस्यमयी वायरस सामने आया है उसका भारत में कोई भी मरीज नहीं मिला। ये बयान खुद भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया। असल में पहले मीडिया में कुछ जगह चीनी वायरस को लेकर इस तरह की खबर रिपोर्ट की गई थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे महज अफवाह बताया। एम्स दिल्ली के मुताबिक ये सभी मामले साधारण निमोनिया के हैं। इनका चीन की बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। तेलंगाना में नई सरकार ने शपथ ले ली। वहां कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री बन गए, जबकि भट्टी विक्रमार्क को डिप्टी सीएम बनाया गया। इनके अलावा कुछ विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं इस मौके पर वहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता और सीएम भी शामिल हुए। इस बीच सीएम रेवंत रेड्डी ने शपथ लेने के तुरंत बाद ही अपना एक वादा पूरा करते हुए सीएम आवास के सामने लगे लोहे के बैरिकेड हटवा दिए। केदारनाथ में मौसम साफ होने के बाद फिर से पुनर्विकास के काम शुरू हो गए। वहां वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी लगातार निर्माण सामग्री को ढूंढने में जुटा हुआ है। केदारनाथ की पहाड़ियों में काफी पहले से बर्फ गिर चुकी है, लिहाजा वहां ठंड भी काफी बढ़ चुकी है, लेकिन मजदूर अभी भी धाम में कामों में जुटे हुए हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 7000 से ज्यादा साधु संत और नामी हस्तियां शामिल होंगी। केंद्र और राज्य सरकार ने इसके लिए काफी तैयारियां की हैं। 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के लिए न्योते भेजने शुरू कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा और भाईचुंग भूटिया समेत कई हस्तियों को भी समारोह के लिए न्योता दिया जा रहा है। कानपुर के सरकारी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में हार्ट के मरीजों के इलाज के दौरान उन्हें पढ़ने के लिए रामायण और गीता भी दी जा रही है। दावा है कि ऑपरेशन से पहले मरीजों को ये देने से काफी फायदेमंद रहती है। डॉक्टरों का कहना है कि ये बीपी और पल्स को स्थिर रखने में मदद करते हैं। वहीं मरीजों ने ये भी कहा कि उन्हें ये पढ़ने पर शांति और हिम्मत मिलती है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनावी नतीजे आने के बाद 5 दिन गुजर गए, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी की उलझन बनी हुई है। प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष लगातार बैठक कर रहे हैं। तीनों राज्यों के नेताओं से मुलाकात हो रही है और फैसले पर मुहर लगाने से पहले हर पहलू पर बात हो रही है। इसलिए अभी भी साफ नहीं है कि सत्ता की कमान किसे मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि इस माहौल में शिवराज जनता के बीच घूम रहे हैं। एक ही संकल्प हमारा, 29 की 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की जीत के मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला डालना है। वो प्रधानमंत्री बनेंगे ही। सस्पेंस मध्य प्रदेश के सीएम पर है, पर मजे की बात है कि शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। कम से कम दावा तो यही है। चर्चा मुख्यमंत्री की हो रही है और वो बात 2024 के चुनाव की कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि आम के सवाल पर इमली वाला ये जवाब क्यों है। छिंदवाड़ा के बाद श्योपुर दौरे पर पहुंचे शिवराज आलाकमान को अपनी अहमियत बता रहे हैं। मेरा और कोई लक्ष्य नहीं, एक ही संकल्प हमारा, 29 की 29 लोकसभा की सीटें
मध्य प्रदेश की जीत के मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला डालना है। वो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी सीट हम ना हारे, इस अभियान पे हम निकल गए। मिशन 29। अब मध्य प्रदेश का पेंच समझिए। चुनाव के ऐलान के साथ बीजेपी नेतृत्व ने संकेत दे दिया कि राज्य में दूसरा चेहरा लाया जा सकता है। विधायक बन चुके नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल सीएम पद की रेस में बताए जा रहे हैं, लेकिन एमपी में प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी के लिए फैसला लेना आसान नहीं। दुविधा है और इसलिए शिवराज अपनी तरह से फील्डिंग में लगे हैं। सीएम पद के दूसरे दावेदार जहां दिल्ली में हैं, वो जनता के बीच लोकप्रियता साबित करने में जुटे हैं। मेरे लिए कोई जनता थोड़ी है आप, मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूं आपके लिए। बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बोलो ना, तो भांजे तुम भी बोलो रे। अपन तो भैया और मामा है, काय का मुख्यमंत्री? अरे इस पद के आगे दुनिया के सारे पद बेकार है। मैं कितना सौभाग्यशाली। भारतीय जनता पार्टी का जो भी फैसला। आप दिल्ली जाएंगे? नहीं, दिल्ली मैं तो अपनी जनता के बीच में हूँ। शिवराज भले ही दिल्ली जाने को तैयार नहीं, लेकिन राजस्थान में सीएम पद के लिए जोर लगा रही वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई। बताया जा रहा है कि वसुंधरा का मिशन आलाकमान से मिलकर अपनी दावेदारी मजबूत करना है। नतीजे आने के बाद वसुंधरा ने पहले तो विधायकों से मुलाकात और बात करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। आरोप है कि उनके बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह ने 6 विधायकों को अपने रिजॉर्ट में भी रखा, लेकिन अब संकेत है कि वसुंधरा नरम पड़ गई है। दिल्ली में उनकी मौजूदगी और आमने सामने की बात का नतीजा क्या होगा, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। बेशक मुख्यमंत्री पद के दूसरे दावेदार भी जोर आजमाइश में लगे हैं। आप रिजाइन करेंगे आज? नमस्कार जी, नमस्कार। आप आज रिजाइन करेंगे एज एन एमपी? राजस्थान हो या एमपी या फिर छत्तीसगढ़, राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन दिल्ली में हो रहा है। फैसले की घड़ी करीब आ रही है, लेकिन उससे पहले लगातार बैठकें जारी हैं। लगातार तीसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार बैठक कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि नाम पर मुहर जल्द लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। पिछले कुछ दिनों की लगातार तेजी के बाद शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 132 अंक लुढ़का ये 69,522 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 37 अंक फिसला, ये 20,901 पर बंद हुआ। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने के भाव चढ़े और चांदी टूटी। दिल्ली में सोना 100 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 62,950 रुपए पर पहुंच गई। हालांकि चांदी की कीमत में गिरावट रही, ये 800 रुपए सस्ती हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 77,300 रुपए हुई। कार निर्माता कंपनी लैम्बोर्गिनी ने अपनी नई सुपर कार रिव्यूल्टो को भारत में लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत 8 करोड़ 89 लाख रुपए रखी गई है। कहा जा रहा है कि ये भारत में लैम्बोर्गिनी की अब तक की सबसे महंगी और सबसे पावरफुल कार है, जो महज 2 मिनट में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ती है। सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने की जूस और सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से मिले मौजूदा ऑर्डर की सप्लाई के लिए बी मोलासेस से इथेनॉल का प्रोडक्शन जारी रहेगा। देश में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और चीनी महंगी न हो, इसलिए सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया है। सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में विशेष छूट दी है। ये फैसला खासतौर पर नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए लिया गया है। इस फैसले के बाद भारतीय चावल निर्यातक संघ की ओर से 20 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल नेपाल को मदद के तौर पर भेजी जाएगी।
और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। वाराणसी में कोशिश हो रही है कि भिखारियों को सड़क से उठाकर एक नई राह पर लाया जाए ताकि वो सम्मान से जी सके। इसके लिए काशी में उनके लिए एक संस्था ने उनकी ट्रेनिंग का बीड़ा उठाया है। इससे उन्हें रोजगार भी मिल रहा है और सम्मान से जीने का हक भी। कोशिशें कई हुई पर तस्वीर नहीं बदली। ये कवायद उसी तस्वीर को बदलने की है। सालों से सड़कों किनारे, मंदिर के बाहर, चौक चौराहों पर हाथ फैलाए जब कोई भिखारी नजर आ जाता है तो मन को ठेस लगती है। उसी पीड़ा को हर जगह से मिटाने का बीड़ा उठाया है बेगर्स कॉरपोरेशन नाम की एक संस्था ने, जो असल में भारत सरकार के DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से मान्यता प्राप्त सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप है। मतलब जिम्मेदारी युवाओं ने संभाली है और इस बार इन युवाओं ने बीड़ा उठाया है भिखारियों को सम्मान से जीने की राह बताने की, उन्हें हौसला देने की, और इसके लिए इनके पास पूरा प्लान है। काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद इनको अपने ऑफिस में ले जाते हैं, फिर इनको स्किल करते हैं जो जिस भी डोमेन में ये फिट होते हैं, लाइक मार्केटिंग अगर कोई करना चाहता है, या फिर अगर कोई टेलरिंग का काम करना चाहता है, या फिर किसी सर्विसेज, जैसे कि हम एक जलाभिषेक सर्विसेज भी हम ऑफर करते हैं, अगर वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है तो हम उसे उसमें इन्वॉल्व करते हैं। और जिनका इंटरेस्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस करने का, उनका हम एक छोटा एक बिजनेस जो है उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो इन फ्यूचर जो है अपने आप को सस्टेन कर सके। फिलहाल ये कोशिश वाराणसी में हो रही है। कंपनी के वॉलंटियर्स जगह जगह जाकर भिखारियों को अपनी योजना के बारे में बता रहे हैं ताकि वो सम्मान से जी सकें। स्थानीय लोगों को भी समझा रहे हैं कि वो भिखारियों को भीख न दें, बल्कि उनकी जांच पड़ताल करके उनके बारे में बेगर्स कॉरपोरेशन को इसकी सूचना दें ताकि वो भिखारियों की मदद कर सकें। ऐसा करने वालों के लिए 1000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। फिलहाल वाराणसी के 17 भिखारियों को ये नई जिंदगी दे चुके हैं। टारगेट अप्रैल तक 50 पूरा करना है और फिर अगले 3 साल में लक्ष्य 250 से 300 भिखारियों को नई राह दिखाने की है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो बेगर्स है, जो भिक्षा मांग रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। तो हम लड़कियां हैं ना, हम उनको अच्छे से समझ पाएंगे एज अ सेफ्टी पर्पस। लाइक वो ये भी समझेंगे कि हम हैं तो हम लड़कियां भी हैं ना, यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ गलत होगा, ये लड़के कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लड़कियां हैं तो वो हमारे साथ सेफ भी रहेंगी और उनकी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रही हैं। युवाओं की इस कोशिश को हर तरफ सराहना मिल रही है। भिखारियों में भी उत्साह है। किसी के आगे हाथ फैलाना भला किसे अच्छा लगता है। हम कहे कि काम करेंगे साहब, नहीं भीख नहीं मांगेंगे साहब। हम लोग सब उन्हें 10-20 रुपया मिल जाता है, 50 रुपया मिला, 100 रुपया मिलता है, तो सब ऐसे नहीं काम करेंगे। 7000 मिलेगा, हम लोग मजदूरी अपन काम करेंगे। ये तो हाथ में ठेसर में हमारा चला गया था। हम गए थे दौरी करने गांव में, तभी तो भीख मांगता हूँ। हाँ, क्या करें, भीख नहीं मांगेंगे तो फिर भी काम भी जाते हैं खोजने, तो ऐसे हालत पे कोई देता नहीं। ऐसे कर तो लेंगे हम, लेकिन काम देता नहीं कोई, हालत देख के। चंदन टीका लगाते हैं, माता पिता नहीं है। हम भी चाहते हैं जैसे इन्हों की रोड पर हम सोते हैं, हमारी भी जिंदगी बन जाए। शहर के लोग भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं और इस नेक काम में सहयोग भी। अगर दे देंगे तो ये लोग कभी आगे उठेंगे नहीं, हमेशा इसी के सहारे ही पड़े रह जाएंगे। ना दे तो कुछ करने सोचेंगे कि हाँ मुझे भी कुछ करना है। ये बहुत अच्छा है और सबको इससे जुड़ना चाहिए। मैं सबसे यही विनती करती हूँ, हर लोग जुड़ें। भाई हम जुड़ेंगे, हमसे 10 जुड़ेंगे, उनसे 10 जुड़ेंगे। सबके सहयोग से युवाओं की ये कोशिश रंग ला रही है। इनका कहना है कि 25 से 45 साल तक जो बेगर्स काम करने में सक्षम है, उन्हें वो नई राह पर ला रहे हैं। समस्या बुजुर्गों की है, जिसकी तरफ सरकार हाथ बढ़ाए तो ये तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। वाराणसी में अगर ये अपने लक्ष्य तय करने में कामयाब होते हैं तो योजना है इसे देश भर में लागू करने की। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दोस्ती। कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता सबसे प्यारा होता है। दोस्तों के साथ से मिलने वाले फायदों को लेकर दुनिया में कई रिसर्च होती रही है। एपिडेमियोलॉजी और साइकियाट्रिक साइंसेज नाम के जर्नल में छपी एक नई स्टडी में यह बात सामने आई है कि करीबी दोस्तों का साथ लोगों की उम्र बढ़ाने में मदद करता है।
स्टडी के मुताबिक जिन लोगों की लाइफ में अच्छे दोस्त होते हैं उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहतर होती है। करीबी दोस्तों का साथ पाने वाले लोग तनाव, डिप्रेशन और चिंता से दूर रहते हैं। जिन लोगों के अच्छे दोस्त होते हैं उनमें हार्ट रेट, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। स्टडी के मुताबिक अच्छे दोस्तों का साथ पाने वाले लोग खतरनाक बीमारियों से दूर रहते हैं। रिसर्च के मुताबिक करीबी दोस्तों की वजह से लोग खुद को अच्छा महसूस करते हैं और ज्यादा जीते हैं। ये स्टडी 50 साल से अधिक उम्र के 13,000 लोगों पर की गई, जिसके बाद ये नतीजा सामने आया। स्टडी में पता चला है कि जिन लोगों की अच्छी दोस्ती थी वे वास्तव में लंबे समय तक जीवित रहे। 8 साल तक चली स्टडी में 3 बार लोगों पर सर्वे किया गया, जिसमें यह साफ हुआ है कि जिनके अच्छे दोस्त थे उस दौरान उनकी मौत की संभावना 24% कम रही। यही नहीं, अच्छे दोस्त होने का फायदा कई और चीजों में भी दिखा, जैसे व्यायाम करने की संभावना 9% बढ़ गई, डिप्रेशन 17% कम हो गया और स्ट्रोक होने की संभावना 19% कम हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हाल के वर्षों में अकेलेपन के खतरे ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में हर 4 में से एक बुजुर्ग खुद को समाज से अलग थलग महसूस करता है, जिससे उनमें स्ट्रोक, चिंता और डिप्रेशन का जोखिम बढ़ जाता है। जाहिर है, दोस्तों का साथ लंबे समय तक फिट रहने में काफी मदद कर सकता है। ऐसे में जरूरी है हम और आप अपने आसपास अच्छे दोस्त जरूर बनाएं। दोस्ती के फायदे से जुड़ी इस नई स्टडी पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अच्छे दोस्त एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने में मददगार हो सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा इमोशनल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें फायदा रहता है। फ्रेंड्स ना सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, बल्कि उनका समाधान भी आपको देते हैं। पहले तो वो आपके साथ आप जैसा ही बिहेवियर रखते हैं, जो आपको सुनते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। सुनते वक्त वो एम्पैथेटिक भी होते हैं। आप अपने दोस्ती को जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। दोस्त हमारी फैमिली जैसे होते हैं। अच्छे दोस्त किस तरह से जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, आपके लिए दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट है? यार मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जब भी कभी अपसेट होती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर लेती हूँ और मेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है और मैं कैंपस ही फ्रेंड्स के लिए ज्यादातर आती हूँ। अच्छा, कई ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पाते, अपने बहुत क्लोज रिलेटिव से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन दोस्त आपके पास एक ऐसी चाबी होती है कि कभी भी फोन किया और जो मन की बातें बिना जज हुए उन्हें बता। हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स को बता देती हूँ। कभी भी मेरे माइंड में कोई भी अपसेटनेस चलती रहती है तो मैं, ये मेरा फ्रेंड है नितिन, इसको बता देती हूँ, रवि है, ये सब है। मेरा बिल्कुल मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है एकदम। मेरे को वो अच्छे अच्छे आइडियाज भी देते हैं कि तू इस सब चीज से निकल, जितने भी ट्रॉमा वगैरह होते हैं। मेरे लिए दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात सच है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी दोस्ती अच्छे लोगों से नहीं, यानी बुरे जो दोस्त होते हैं वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी करते हैं, तो दोस्ती चुनते वक्त किन चीजों का हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए जो भी हमारा दोस्त है वो हमारी पीठ पीछे बुराई ना करे। ठीक है, कुछ दोस्त हमारे रहते हैं जो हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं सामने, और भाई कैसा है, और भाई ठीक है, और पीठ पीछे अरे ये तो ऐसा ही है, ये बिचिंग करते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यही देखना चाहिए कि वो पीठ पीछे अगर कोई आपकी बुराई भी कर रहा है ना, वो आपको किस तरीके से ऊंचा दिखा सकता है। ठीक है, ये अंतरिक्ष यात्रियों ने मनाया जश्न। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 25 साल पूरे हो गए। इस मौके पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक कार्यक्रम आयोजित कर इसका जश्न मनाया। वहीं इस खास मौके पर 7 अंतरिक्ष यात्रियों से धरती से बातचीत भी की गई। इस दौरान ये अंतरिक्ष यात्री भी सफर का हिस्सा बनकर खुश नजर आए, साथ ही अपने अनुभव भी बांटे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत साल 1998 में हुई थी। तब ये 2 कमरों और 6 बेड से शुरू हुआ था। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अब क्रॉस चैटिंग नहीं हो सकेगी। दरअसल इनकी मूल कंपनी मेटा ने इसका ऐलान किया। 3 साल पहले कंपनी ने इस सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन अब आप इंस्टा पर आने वाले मैसेज का जवाब इंस्टा मैसेंजर के जरिए ही दे पाएंगे। इसी तरह ये फेसबुक पर होगा। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल उसने यूजर्स के लिए पावरफुल AI मॉडल जेमिनी पेश किया। इस AI मॉडल का सीधा मुकाबला ओपन AI के नए मॉडल चैट GPT 4 से होगा।
इसकी लॉन्चिंग भारत समेत 170 देशों में की गई। कंपनी का कहना है कि इस AI मॉडल से टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और कोड्स जैसी जानकारियों को बेहतर तरीके से और तेजी से समझने में मदद मिलेगी। अमेरिका ब्रिटेन में छा गई भारतीय मूल की हस्तियां। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ब्रिटेन में भारतीय मूल के समीर शाह बीबीसी के नए प्रमुख होंगे। ऋषि सुनक ने उन्हें पद संभालने के लिए पसंदीदा उम्मीदवार घोषित किया है। वो 40 साल से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। 71 साल के समीर शाह को इस क्षेत्र में अहम योगदान के लिए साल 2019 में पूर्व महारानी एलिजाबेथ की ओर से CBE यानी कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से नवाजा गया था। शाह रिचर्ड शार्प की जगह लेंगे, जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत लीक होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। अमेरिका में भारतीय मूल की 2 और महिलाएं वहां सांसद के पद पर होने वाला चुनाव लड़ेंगी। इनमें क्रिस्टल कॉल और सुशीला जयपाल शामिल हैं। क्रिस्टल कॉल वर्जीनिया से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव में उतरेंगी। वहीं क्रिस्टल कॉल मूल रूप से कश्मीर की रहने वाली हैं। अगर वो ये चुनाव जीतती हैं, तो वो अमेरिका के निचले सदन में पहुंचने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला होंगी। उनसे पहले प्रमिला जयपाल ये कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। प्रमिला की ही बहन सुशीला जयपाल ओरेगन से चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय क्रिकेटर पहुंच चुके हैं दक्षिण अफ्रीका। जी हां, खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। भारतीय टीम 3 सीरीज खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच गई। इनमें T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह समेत दूसरे खिलाड़ी शामिल रहे। भारतीय टीम वहां 10 दिसंबर से T20 सीरीज में हिस्सा लेगी। इसके बाद वनडे और टेस्ट सीरीज होगी। पंकज आडवाणी ने नेशनल बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप के 6 रेड स्नूकर नॉकआउट में जगह बना ली। उन्होंने मुकाबले में दिल्ली के अविनाश कुमार को हराया। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में खेलते नजर आएंगे। वो चोट की वजह से करीब साल भर से टेनिस से दूर है, पर अब अगले साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की गई। इसमें नडाल का नाम भी शामिल है। ये टूर्नामेंट अगले महीने 14 जनवरी से खेला जाएगा। मेजबान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच ढाका में चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल नहीं हो सका। दरअसल बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। ऐसे में पूरे दिन का खेल रद्द करना पड़ा। वैसे बांग्लादेश की पहली पारी 172 रनों पर ही सिमट गई थी, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेट पर 55 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर स्टीव स्मिथ अभी टेस्ट से संन्यास नहीं लेंगे। स्मिथ के मैनेजर वारेन क्रैग ने संन्यास की अटकलों को खारिज कर दिया। असल में डेविड वार्नर ने अगले महीने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बाद टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।